इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ माजिद निज़ामी साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। क्यों ना उन्हीं से हम इसके ऊपर तज्ज़िया ले लें। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। माजिद निज़ामी साहब, इस सब को किस तरह से ले रहे हैं? हुकूमत की जानिब से जो लाई गई तरमीम है, क्या समझते हैं अदालती निज़ाम पर किस तरह के असरात मुरतब करेगी? जी बहुत शुक्रिया। ये खासा एक तवील मौजू है। मैं कोशिश करूंगा कि पॉइंट टू पॉइंट इसका जवाब दे सकूं। एक तो इसमें अहम नुक्ता ये है कि तरमीम का प्रोसेस, हम्म। उस पर अगर बात की जाए तो हमने देखा कि एक महीने में ये सियासी गहमा गहमी चलती रही। तरमीम के फर्स्ट फेज में हुकूमत को, खसूसन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सुबकी उठानी पड़ी, वो नाकाम रहे। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मैदान में आए। तो इस तरह इसका जो प्रोसेस है वो हुकूमत के लिए कोई इतना अच्छा नहीं था। सेकंड पॉइंट ये है कि मौलाना फजलुर रहमान की जब एंट्री हुई, क्योंकि उनके वोट दरकार थे और कौमी असम्बली के स्कोर कार्ड में उनकी अहमियत थी, तो उसके बाद फिर उन्होंने जिस तरह से मामले को संभाला और जिस सियासी बसीरत से उन्होंने पीटीआई को भी इसमें शामिल किया, उससे ये पता चलता है कि जो कंसेंसस है या इत्तेफाक राय है उसका दायरा वसी हो गया, जो कि पहले नजर नहीं आ रहा था। और पहले ऐसे लग रहा था कि शायद ये दो तीन जमातों तक महदूद रहे। हम्म। और तीसरा अहम नुक्ता यह है कि तरामीम के जरिए अब पाकिस्तान की मुल्की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, और बिल्कुल वो देरपा होंगे, दूररस होंगे। उसकी वजह यह है कि इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है जिसकी वजह से ये जल्दबाजी की जा रही थी, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से, तीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाएगा। ये है वो असल नुक्ता जिसकी बुनियाद पे ये सारा डिले हो नहीं किया जा तो रहा था। माजिद निज़ामी साहब, ये सुबह भी कहा दोपहर जा रहा था शाम ना, रात। माजिद निज़ामी साहब, ये भी कहा जा रहा था कि अदालतों को स्ट्रेंथन करना है। क्या समझते हो पाएंगी इस आइन के बाद? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इससे अदालतों को मजबूत किया गया है। अदालतों के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत को या सिस्टम को जो शिकवे शिकायत थे, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जल्दबाजी क्यों, क्योंकि हम्म। जस्टिस काजी फायज ईसा के रिटायर होने से पहले ही एक ऑल्टरनेट बंदोबस्त किया जाना जरूरी था। क्योंकि नए आने वाले चीफ जस्टिस, जो कि अब शायद लग रहा है कि वो ना हो, उनके हवाले से हुकूमत को ये खदशात मौजूद थे कि जिस इलेक्शन के जरिए वो आए हैं उस पर क्वेश्चन उठ सकता है, बाकी आईनी मसाइल पे उनको मुश्किलात का सामना हो सकता है। मखसूस नशिस्तों वाले फैसले के बाद ये सारी चीजें गर्मा गर्मी इख्तियार कर गई थी। तो इस आईनी तरमीम का बुनियादी मकसद, तो मुझे ये लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जो आमद है उसको रोकना था, और उसको बड़ी कामयाबी से रोक लिया गया है। अब आने वाले दिनों में उनके अच्छा, ये जो अलावा टकराव है किसी न किसी जज को माजिद मौका साहब, दिया जाए। आपको लगता है कि अब आईनी तरमीम तो हो गई, आईनी बेंच का कयाम भी अमल में लाया गया, और अब जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह की आमद को किसी हद तक रोक भी लिया गया है, लेकिन टकराव और तनाव की कैफियत खत्म होती देख रहे हैं या उसमें आने वाले दिनों में मजीद इजाफा हो सकता है? देखिए, अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि चूंकि अदलिया के पास या जजेस के पास अथॉरिटी या कुव्वत नाफजा नहीं होती कि जिसकी बुनियाद पे वो अपने फैसले इम्प्लीमेंट करवा सकें। हमारे सामने मखसूस नशिस्तों का फैसला है, इतनी देर हो गई है, इतने दिन गुजर गए हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से उस पर अमल दरामद में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। तो चूंकि अदलिया के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाए, तो हम्म। इन जजेस की जानिब से रद्द अमल आता है, कोई वजाहत आती है, या कोई इससे मिलता जुलता जवाब आता है, तो मेरा ख्याल है कि वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल या अखलाकी ठीक है। पोजीशन तो हो सकती है कि जिसमें वो अपने अच्छा ग्रीवेंसेस का इजहार करें। माजिद निज़ामी साहब, लेकिन एक और चीज़ भी प्रैक्टिकली है उससे ना, हुकूमत को वो खतरा नहीं होगा। माजिद निज़ामी साहब, पहले सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब हो जाता था और तरीक़ाकार यही रहा। अब जब तीन जजेस होंगे तो उनमें से इंतखाब किया जाना, तमाम जमातों की राय क्या एक हो पाएगी? क्या नहीं समझते कि इस बार फिर चीफ जस्टिस की तकर्री के वक्त में बहुत खींचातानी होगी? देखिए, हमारे सामने इस हवाले से आर्मी चीफ की मिसालें मौजूद हैं हम्म। कि जैसे ही 3 साल मुकम्मल होते हैं, 2-4 महीने पहले ही खबरों का बाजार गर्म हो जाता है। मुबैना तौर पे सिफारिशें चलना शुरू हो जाती हैं। मुस्लिम लीग नून के जो वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, वो खुद टीवी पे आके इन चीजों की गवाही देते हैं हम्म। कि फलां ने फलां को कहा, ये गारंटी ली गई, ये दी गई। तो मेरा ख्याल है कि अब जब जजेस का भी एक पैनल होगा जिसमें से तीन हम्म। में से एक को सिलेक्ट किया जाएगा, तो बहरहाल पाकिस्तान में एक मिसाली जमहूरियत नहीं है, तो वहां पे भी गारंटीज ली जाएंगी। ये देखा जाएगा कि कौन सा जज हुकूमत के खिलाफ फैसले नहीं देगा, हुकूमत किसके साथ कंफर्टेबल है।
तो यकीनन ये सारा मामला अब मेरा ख्याल है कि जुडिशरी के अंदर भी शुरू हो जाएगा, कि जिसके अंदर ये गेज किया जाएगा। पहले तो होता था अपना जर्नल, उसका हम्म। जर्नल, हमारा जर्नल, तो मेरा ख्याल है कि अब हम्म। अपना जज, ये उनका ये जज, ये सिलसिला ये चलता भी रहेगा। चीजें अच्छा, डिस्कशन में हमने आना शुरू हो हमने जाएगी। देखा जिस वक्त पहला मुसवदा आया उस पे तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए थे मौलाना ने भी, और उन्होंने कहा था कि काला सांप है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हमने काले सांप के दांत भी तोड़ दिए हैं और उसका जहर भी निकाल दिया है। तो आपको लग रहा है कि ओपोजिशन की जो ये सारी तरमीम थी या मौलाना की सारी कोशिशें थी वो रंग ले आई हैं, और वो जो अब तरमीम की गई हैं इससे बेहतरी आएगी? जी, मुझे लगता है कि सियासत चूंकि बातचीत का ही नाम है, तो इस सारे प्रोसेस में मुझे ऐसे लग रहा है कि हुकूमत की जानिब से जस्टिस काजी फायद ईसा की कुर्बानी दी गई है, और अपोजिशन की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह की कुर्बानी दी गई है। सो इसके बाद फिर कंसेंसस हुआ है। उसकी वजह यह है कि पहले जो सुनने में आ रहा था कि उम्र बढ़ सकती है, या कोई सारे जजेस की हम्म। उम्र की जो हद है उसमें इजाफा होगा, बिल्कुल और ठीक। या आईनी अदालत बनती है, तो उसके ऊपर वहां पे जस्टिस काजी फायद ईसा को एडजस्ट किया जा सकता है। तो वो बिल्कुल दोनों ठीक। चीजें नहीं हो रही। तो अच्छा। इसलिए मुझे लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने उसके अंदर एक बीच का रास्ता निकाला, कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि तभी पर्सनैलिटीज तभी की ये बजाय आइन आप कुछ मंजूर हो असूलों पे पाया है। बात करें। अच्छा, माजिद निज़ामी साहब, पीटीआई को क्या समझते हैं इस आइनी तरमीम से? क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है? वो क्या इस बात पर, किस बात पर वो नाला नज़र आते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि अवाम को जो अवाम की मुशावरत के बगैर या उनकी राय के बगैर ये आइनी तरमीम जो की जा रही है तो हाईजैक ही कर लिया गया है। तो क्या समझते हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके इस आइनी तरमीम से? जी, मुझे लगता है कि इस मरतबा पीटीआई की जो सियासी हिकमत अमली है तरमीम के हवाले से, वो कोई इतनी अच्छी नहीं रही। हम्म। उसकी वजह यह कि इनके लोगों को मौलाना फजलुर रहमान ने बिल्कुल मुशावरत में शरीक किया, पॉइंट टू पॉइंट चीजें उनसे डिस्कस होती रही, हम्म। और उसके बाद जब चीजें कंसेंसस की तरफ जा रही थी, उस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान इनसे राब्ते में थे। लेकिन तहरीक इंसाफ का वही एक बुनियादी मसला है कि वो चीजें जब इमरान खान साहब के पास जाती हैं, तो फिर वहां पर उनका मुस्तकबिल तब्दील हो जाता है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि आमिर डोगर थे या बाकी जो अहम अफराद है पीटीआई के, वो राब्ते में थे, के हवाले से गुफ्तगू करते रहे, चीजों पे इत्तेफाक करते रहे। लेकिन जब मामला बानी चेयरमैन के पास गया, तो वहां पे एज एक्सपेक्टेड यही हुआ कि उन्होंने इस मामले पे तवज्जो देने के बजाय बाकी चीजों के ऊपर और फोकस बैरिस्टर किया, गौहर तो ये कहते और भी इसी हैं, वजह से। सर बैरिस्टर गौहर साहब तो ये कहते भी हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की सहूलतकारी के बाद मुलाकात हुई बानी पीटीआई के साथ और उनको मामलात बताए गए और उनको तो कुछ पता ही नहीं था, वो ला इल्म थे कि पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जानिब से कोई ऐसी चीज एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी कि वो कोई इस हवाले से पॉजिटिव बात करेंगे। उसकी वजह ये कि उनका एक मखसूस माइंड सेट है, और हमने देखा कि माजी में भी तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा इस वजह से पीछे हट गए कि गुज़िश्ता 2 सालों में जब भी कोई मुज़ाकरात होते थे, मुफाहमत की बात होती थी, चीजें तय हो रही होती थी, तो वो पार्टी की लीडरशिप की हद तक तो चीजें हो जाती थी। हम्म। लेकिन वो जब फाइनल अप्रूवल के लिए लीडर के पास जाती थी, तो वहां से उनको रिजेक्शन का सामना होता था। ठीक। इसीलिए बैरिस्टर गौहर ने जो टाइम लिया है, हम्म। मुझे लगता है कि वो टाइम उन्होंने सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे लिया है। उन्हें पहले दिन ही वहां से ना का इशारा मिल गया था।